Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, chapter number 10, Development from book 2, Political Theory. This is the last chapter of this book, Political Theory. In this chapter, we will start with the common understanding of development and the problems presented by this understanding. Okay, so we will discuss the meaning of the term development, its achievements, and the problems of existing model of development, and we will also discuss some of the alternatives model of development which have been put forward. So let's begin. ओके जब आपसे डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आप क्या कहोगे? व्हाट इज़ द डेवलपमेंट? व्हाट आर द थॉट कम इन योर माइंड? बेटा, when we think of the word development, a specific picture comes to our mind. Specific picture what? That urban cities, big buildings, shopping malls, okay, big shopping malls and very good infrastructure. तो यही पिक्चर हम सबके माइंड में आती है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, राइट, अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ये सब पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। इवन अगर हम गूगल पे टाइप करते हैं डेवलप सिटी, तो डेवलप सिटी टाइप करने के बाद वो भी ऐसे ही कुछ पिक्चर हमें दिखाएगा। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। यही हम सोचते हैं, यही हम सब सोचते हैं कि दैट इज़ द वेरी कॉमन नोशन ऑफ द डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट यही होता है जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, हमारे पास काफ़ी मनी होती है, पैसा होता है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी होती है, इट मीन्स वी आर ग्रोइंग, वी आर डेवलपिंग। फाइन। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है डेवलपमेंट की नोशन को। बेसिकली दिस इज़ द वेरी नैरोअर सेंस ऑफ द डेवलपमेंट, कि अगर हम ये सोचें कि भाई सिर्फ एक हमारी सैलरी के पीछे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ही हमें बताएंगी दैट वी आर डेवलपिंग और वी आर द डेवलप्ड, सो दिस इज़ द वेरी नैरोअर कॉन्सेप्ट। ओके, अगर हम इसके ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट डेवलपमेंट मीन्स दैट इम्प्रूवमेंट, ओके, प्रोग्रेस, वेलबींग, सो दैट इज़ द डेवलपमेंट। अगर हम काफ़ी मतलब ग्रो कर रहे हैं, अच्छी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हर एक का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब एक को नीचे गिराकर और हम अपना डेवलपमेंट तो किए जा रहे हैं लेकिन दूसरे को एक हार्डशिप अगर हम दे रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्लासरूम एग्जाम्पल दिया गया है कि टीचर असाइन करती है डिफरेंट डिफरेंट टास्क एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। किसी को मॉडल बनाने को दिया जाता है, राइट, किसी को पोएम लिखने को दी जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो सर्कुलेट किए जाते हैं बच्चों के बीच में, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो कुछ स्पोर्ट्स पे कुछ लिखना है, वॉट एवर। तो अब यहाँ पे टीचर ने असाइन कर दिए, ABCD टीम बना दी और टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, किसी का इंटरेस्ट, जिसको पोएम लिखने को दी है भाई उसका इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स में है, उसका इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट में है, तो वो क्रिकेट के बारे में अच्छे से लिख पाएगा या क्रिकेट के बारे में अच्छे से बता पाएगा। या फिर जिस किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, उसको उन्होंने ड्रामा लिखने के लिए दे दिया कि आप ड्रामा लिखेंगे। तो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में टीचर ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं जो वो असाइन कर दिए हैं। और ऐसे ही एक दूसरे क्लासरूम में जो टीचर ने टॉपिक असाइन किए हैं ना, वो बच्चों की विश के अकॉर्डिंग किए हैं कि जिन बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वही टॉपिक टीचर ने वहाँ पे असाइन किए हैं। तो अब आपके ख़्याल में क्या अच्छा होगा, मतलब किसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, ए क्लासरूम का या बी क्लासरूम का? ऑब्वियसली बी क्लासरूम का अच्छा होगा, क्योंकि बी क्लासरूम में जो टॉपिक उनको असाइन किए गए हैं वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो इन द सेम वे यहाँ से डेवलपमेंट को इक्वेट किया गया है कि अगर हम सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अगर हमारी गवर्नमेंट काम करेगी, हम काम करेंगे, हर चीज़ को ध्यान में रख के, हर एक के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, तो डेफिनेटली जो है वो डेवलपमेंट सबका होगा। लेकिन हम अगर किसी एक पर्टिकुलर के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तो वो हर किसी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हर एक के डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फाइन। सो डेवलपमेंट हैज़ कम टू मीन वेस्टर्नाइजेशन। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वेस्टर्नाइजेशन हो जाना। ओके, डेवलपमेंट मीन्स होता है वेस्टर्नाइजेशन हो जाना, कि पूरी तरीके से वेस्ट की कंट्रीज़ को फॉलो करना, दैट इज़ द
मॉडर्नाइजेशन, दैट इज़ द वेस्टर्नाइजेशन। वेस्ट को फॉलो करना इज़ नॉट बीइंग मॉडर्न, इज़ नॉट बीइंग मॉडर्नाइजेशन। अगर हम वेस्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि रिच कंट्री रही हैं, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए हैं। बहुत सारे लोग वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को एक साथ ही देखते हैं, इन दोनों टर्म्स को, मतलब वेस्टर्नाइजेशन को इक्वल मानते हैं मॉडर्नाइजेशन के। मॉडर्नाइजेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। फाइन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि हम मॉडर्न हो गए, हम आधुनिक हो गए, फैसिलिटी इंक्रीज हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई, राइट, प्रोग्रेस हो गई, सो दैट इज़ द मॉडर्नाइजेशन। जबकि वेस्टर्नाइजेशन मतलब पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करना वेस्ट की कंट्रीज़ को। ओके, तो यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आर द डिफरेंट टर्म्स। एज आई टोल्ड यू कि जो ब्रॉडर सेंस है डेवलपमेंट की, दैट इज़ द टर्म ऑफ डेवलपमेंट कन्वेज द आइडियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेलबींग एंड एस्पिरेशंस फॉर बेटर लाइफ। ओके, और अगर हम इसकी नैरोवर सेंस में अगर हम इसको देखेंगे डेवलपमेंट को, ओके, सो मोर लिमिटेड गोल्स सच एज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी। Development has unfortunately often come to be benefited with achieving per set targets और completing projects like dams। देखो, डेवलपमेंट को हम क्या डेवलपमेंट मानते हैं कि सिर्फ हमने अपने प्रोजेक्ट्स, जो हमारी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, हमने जो टास्क थे बड़े बड़े वो पूरे कर लिए हैं, जो प्रोजेक्ट थे लाइक डैम्स था, फैक्ट्रीज था, हॉस्पिटल्स था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने खड़ी कर ली हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमने लगा ली हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा क्या है, डेवलपमेंट हो गया। देन विद रियलाइजिंग द ब्रॉडर विजन ऑफ डेवलपमेंट विच द सोसाइटी अपहोल्ड। Okay, so in the process, in the process, some sections of the society may have benefited while other may have had to suffer loss of the homes। तो अब अगर किसी सोसाइटी में अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अपने घर खो रहा है, उसके पास बेसिक एनिमिटीज़ पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग खड़ी कर दी हैं, लेकिन उन कॉमन पीपल के पास जो हैं, जो 50% से भी ज़्यादा अगर बिलो पॉवर्टी लाइन अगर लोग रह रहे हैं, और अगर उनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कहाँ का, क्या मायने रखता है वो डेवलपमेंट, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर भी दिया तो। सो दैट इज़ नॉट ए डेवलपमेंट, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम उसको बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं बोल सकते कि जो अपनी कंट्री के सिटीजन के लिए अगर एटलीस्ट खाना भी प्रोवाइड ना करा सके। डेवलपमेंट हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेबल कंट्रोवर्सी टुडे। आज के टाइम पर पूरी कंट्रोवर्सी का ये सब्जेक्ट बना है डेवलपमेंट। द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज have become the subject of debate and criticism, and alternative model have been put forward। इसके कुछ अल्टरनेटिव मॉडल को सामने लाया जा रहा है, जिन कंट्री ने ये नोशन ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करना शुरू किया है, उनको लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करेंगे इट मीन्स हम डेवलप्ड हो जाएंगे, राइट। हमारी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा बनाएंगे तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे। लेकिन हम डेवलप्ड कैसे बनेंगे अगर हमारे कॉमन पीपल के पास उनकी बेसिक एनिमिटीज़ पूरी करने के लिए भी अगर पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे डेवलप्ड हो जाएंगे। Fine. So, in such situation, the broader understanding of development can serve as a standard by which the development experience of the country is examined। अब हम शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है। फर्स्ट टॉपिक में बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है, आपको ये समझाया गया है कि डेवलपमेंट एक्चुअली हम क्या समझते हैं, क्या हमारा मिसकॉन्सेप्शन है डेवलपमेंट के बारे में, कि क्या हो जाना डेवलपमेंट है। जबकि इसकी ब्रॉडर सेंस के अंदर अगर हम देखें तो एक्चुअल में डेवलपमेंट है क्या, क्या करना एक डेवलपमेंट है, राइट। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपके फर्स्ट टॉपिक जो आपका है इंट्रोडक्शन, उसमें ये बताई गई हैं। ओके, बाकी हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, the concept of development gained importance after the second half of the 20th century।
अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का जो ये नोशन है, ये आया कहाँ से है, मतलब कब से ये डेवलपमेंट का नोशन जो है वो शुरू हुआ। ये हमारा लास्ट जो सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है, यानी कि 1916, 17, 18 का जो टाइम पीरियड है। ओके, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट का आइडिया हमारे माइंड में आना शुरू हुआ कि डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, जो जहाँ पर बड़ी बड़ी जो ब्रिटेन की कंट्रीज़ थी, ओके, यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनी बना रखा था बहुत सारी एशिया एंड अफ्रीका की कंट्रीज़ को। जब उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली तो तब से ही उन्होंने अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू किया। इंडिया वॉज वन ऑफ दैम। भारत भी उस टाइम पर ब्रिटेन की कॉलोनी था, राइट। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। और ऐसा समझा जा रहा था कि भाई जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने लगभग आधी दुनिया पे अपना कब्जा जमा रखा था, अपनी कॉलोनी बना रखा था। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा सफ़रर जो देश रहे हैं वो एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ रही हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। तो धीरे धीरे अब ये फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुए, धीरे धीरे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गया। तो जब इन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हुई तो तब से ही इन्होंने सोचना शुरू किया डेवलपमेंट के बारे में। पॉपुलेशन हैज़ ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन कंट्रीज़ के अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी और जो यहाँ की पॉपुलेशन थी एक लिविंग लो स्टैंडर्ड लिविंग में रह रही थी। कोई एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ नहीं थी, कोई दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं थी। द पीपल वर बेसिकली पुअर। दे वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। उनको कहा जाता था, उन पीपल को अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग उनको बोला जाता था। एंड द कंपैरिजन वॉज विद द रिचर कंट्रीज इन द वेस्टर्न यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट। अगर हम कंपैरिजन करें ब्रिटेन की कंट्री से, यूएसए की कंट्री से, ओके, यूनाइटेड स्टेट जो थी, इन कंट्री से अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गरीब ये देश थे, क्योंकि इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था बाय देयर कॉलोनियल मास्टर्स। जो कंट्रीज़ वहाँ पे रूल करती थी उन्होंने कभी भी इनका डेवलपमेंट नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ इन कंट्रीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने यूज़ किया था। ओके, अब आगे बताया गया है आपको इन द 1950s एंड द 1960s व्हेन मोस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, द मोस्ट अर्जेंट टास्क, अब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क इन कंट्री की क्या हो गई, सोल्व द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ओके, माल न्यूट्रिशमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट एंड द लैक ऑफ द बेसिक एनिमिटीज़, राइट। ये इनकी बेसिक अब ज़रूरतें बन गई थी कि इनसे हम कैसे निकले। दे आर्ग्यूड दैट द रीज़न वाई दे वर बैकवर्ड। अब जब ये आर्ग्यूमेंट हुई कि वो बैकवर्ड क्यों है, तो अब इन कंट्रीज़ ने कहा कि भाई हम शुरू से ही बैकवर्ड नहीं थे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो भारत था वो पहले बैकवर्ड कहाँ था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना वेल्थ था भारत के अंदर, इतना रिच था रिसोर्सेज में, लेकिन इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडिया के रिसोर्सेज का जिसकी वजह से भारत के अंदर पॉवर्टी आ गई। तो अब इन कंट्री ने बताया कि ये कभी से ऐसे बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, इनके रिसोर्सेज को यूज़ करके फॉर देयर ओन और बेनिफिट बाय द कॉलोनियल मास्टर्स, तो इनको गरीब बना दिया, राइट। ये शुरू से ही ऐसे नहीं थे, इनको इनके कॉलोनियल मास्टर ने इनको पुअर बनाया। ओके, सो विद इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली इनको, तो इन्होंने अपनी रियल वैल्यू पहचाननी शुरू की, पॉसिबल मैनर टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन कंट्रीज़ ने अब काम करना शुरू किया। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ओवर द ईयर। In the initial year, the focus was catching up with the West in terms of economic growth and modernization of society, as I told you कि बिल्कुल इनिशियल जो ईयर थे, स्टार्टिंग के ईयर थे, उनमें यही सोचा गया कि डेवलपमेंट क्या होगा, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको फॉलो करना, दैट इज़ द डेवलपमेंट, और इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन अपने आप को अडॉप्ट करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ अडॉप्टेड गोल्स
like faster economic growth through industrialization, modernization and agriculture and extended and modernizing education. तो इस तरीके से इन्होंने जोर दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो किया, एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए. It was believed at the time that the state was the only agency. अब यहाँ से आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. स्टेट को ही माना गया, यानी कि स्टेट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, कि सिर्फ वो गवर्नमेंट ही है, वो स्टेट ही है जो क्या करवा सकती है, जो ये इतनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती है. और वो स्टेट ही है जो लोगों को रोजगार देगी, वो स्टेट ही है जो पॉवर्टी को दूर करेगी. मतलब स्टेट इज़ ऑल पावरफुल, गवर्नमेंट इज़ ऑल पावरफुल रादर देन द पीपल. और ये क्या था? मिसकॉन्सेप्शन था. भाई वो लोग ही तो रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग ही तो रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग ही चेंज लेकर आएगा हर चीज़ के अंदर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. लेकिन उस टाइम पर ऐसा माना गया, ये मिसकॉन्सेप्शन था कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वही ऑल पावरफुल है और वो ही सब तरीके के चेंजेस ला सकती है रादर देन द ह्यूमन बीइंग. ऐसा कंसिडर किया गया. ओके. तो अब क्या हुआ, उसको एक पर्टिकुलर एजेंसी माना गया और इन दैट सेंस the countries embarked upon ambitious project of the development and often with the help of big loans aid from the developed country. काफ़ी मतलब लोन लिए गए उस टाइम पे डेवलप्ड कंट्री से, रिचर कंट्री से बहुत ज़्यादा अमाउंट में बड़े बड़े लोन लिए गए. क्या करने के लिए? अपनी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी या जो नई नई जिनको आज़ादी मिली थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप्ड देश बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोन लिए. किससे? रिच कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से. अगर हम बात करें भारत की, ओके, तो इन इंडिया a series of the 5-year plan for development were made starting from 1950s. जैसे भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, ओके, तो तब से ही इसने, जब पहले लोकसभा इलेक्शन हुए थे हमारे 1951 में शुरू हुए थे, 1952 में ख़त्म हो गए थे, तो पहले लोकसभा इलेक्शन में ही ये 5-year प्लान का एजेंडा सामने आया था कि भाई जैसे ही गवर्नमेंट आती है 5 साल की डेवलपमेंटल प्लान बनाएगी कि आने वाले अगले 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट की जाएगी. आजकल ये 5-year प्लान जो है बंद हो चुकी है, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है, क्योंकि जो ये 5-year प्लान्स थी, इसके जो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करने में ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही. तो अब 2015 के बाद से नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया है. अब आगे कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि नीति आयोग की क्या सक्सेसफुल रही और क्या फेलियर्स रही. ठीक है, ये बात की बात है. अभी आपको इतना लर्न करना है कि अब 5-year प्लान्स की जगह पर नीति आयोग का गठन हो चुका है 2015 से. तो जब फर्स्ट 5-year प्लान जो थी उसका फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे था. ओके, कि एग्रीकल्चर को अच्छे से, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, कि भारत एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी कंट्री है. और उसके बाद जब सेकेंड 5-year प्लान आई तो तब इंडस्ट्री पे जोर दिया गया. तो अब यहाँ पे यही बताया गया है कि 1950s के स्टार्टिंग में भी जब 5-year प्लान बनी थी तो ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर बीइंग टू बी नोन, लाइक द भाखड़ा नांगल डैम, आपने नाम सुना होगा. ये प्रोजेक्ट बनाया गया था. काफ़ी सारे स्टील प्लांट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, माइनिंग, ओके, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया था. एंड इट वाज होप्ड, ऐसा माना जा रहा था कि भाई ये जो जितनी भी स्ट्रेटजी है ना, ये जितने भी हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको इंक्रीज़ करेगी. इस तरीके से हमारे देश की वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी. एंड एमर्जिंग प्रोस्पेरिटी वुड ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन. देखिए, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली कम कर देगी. अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में सोचेंगे, यानी कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, अपने एग्रीकल्चर को एडवांस बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सोसाइटी का लोअर सेक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो रिच बन जाएगा और इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएंगी, इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी.
कि ये इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी ट्रिकल डाउन कर देगा, इन सब प्रॉब्लम्स को, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया, अगर हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अगर सेट किया, ऐसा माना जा रहा था। ओके, सो ए ग्रेट डील ऑफ फेथ वॉज प्लेस्ड इन अडॉप्टिंग द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द साइंटिस्ट, लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया गया। अब आपने पहले सुना होगा, आजकल तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि भाई जो आर्ट है वो एवरेज बच्चे लेते हैं, और साइंस और जो वो लेते हैं टेक्नोलॉजी में जाते हैं, जो नॉन मेडिकल मेडिकल में जाते हैं, दे आर द ब्रिलियंट वन, ऐसा माना जाता था उस टाइम पर। और ये सोच किसने दी थी? ये सोच डाली थी ब्रिटिशर्स ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, कि अगर आपको डेवलप्ड होना है तो आपकी देश का जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो टॉप पे होना चाहिए, तभी आप डेवलप बन सकते हो। तो यही सब सोचते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया। ठीक है, आर्ट्स को पीछे छोड़ा गया। लेकिन ये सिर्फ एक ब्रिटिशर्स का मिसकंसेप्शन था, उनकी दी हुई सोच थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जो ह्यूमैनिटीज़ होता है ना, राइट, ह्यूमैनिटीज़ तो हर एक को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही साइंस लेंगे। ओके, बहुत सारे टॉपर और इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी जो है पोस्ट को होल्ड करते हैं। फाइन। तो यही कॉन्सेप्ट जो ब्रिटिशर्स ने डाला था ना, कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे भारत के अंदर जो पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप की गई थी। ये देखिए कितनी गरीबी थी उस टाइम पर, पार्टीशन की प्रॉब्लम थी, रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी, और उसके बाद इतनी गरीबी के बाद सिर्फ ये प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट किया गया कि एक टेक्नोलॉजिकल कॉलेज शुरू किया जाए, यानी कि हायर एजुकेशन पे जोर दिया गया, और प्राइमरी एजुकेशन पे जोर नहीं दिया गया, क्योंकि उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझा गया कि भाई इतने सालों तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उस टाइम के जो लीडर्स थे उनको एकदम से रिजल्ट चाहिए थे, ओके, रैपिडली। तो यहाँ पे कॉलेज जो था वो शुरू किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज 1951-2 में सबसे पहले शुरू कर दिया था देश के अंदर। तो यहाँ से पता चलता है कि कितनी मतलब टू देयर नॉलेज बिकम एट द टॉप प्रायोरिटी, इस तरह की नॉलेज को एक टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया। And it was believed that the process of development would make the society more modern and forward looking and set it on the path of the growth। ऑटोमेटिकली अगर ये सब चीज़ें, हम ये सब प्रोजेक्ट अगर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कंट्री क्या हो जाएगी, अपने आप एक मतलब एक ग्रोथ के पाथ के ऊपर चली जाएगी। However, the model of development adopted by India and the other countries has come under a great deal of criticism। जो उस टाइम पे नई नई जिन कंट्री को आज़ादी मिली थी, जो कि डेवलपिंग कंट्री थी, लाइक एशिया एंड द अफ्रीकन कंट्रीज़, उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। ओके, एंड ओवर द ईयर्स एंड दिस लैड टू द सम, इसमें कुछ चेंजेस आए अबाउट द गोल्स एंड द प्रोसीजर एंड द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट टुडे, राइट। उनको सम रीथिंकिंग अबाउट द गोल्स ऑफ प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट, उनको दोबारा से सोचने के लिए मजबूर कर दिया उन कंट्रीज़ को, कि भाई कहीं ना कोई गलती हुई है, जो हमारा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था वो पूरे तरीके से जो है वो प्रॉपर वो अप्लाई नहीं हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कैसे होगा? क्योंकि हर एक कंट्री का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, हर एक कंट्री की सिचुएशन डिफरेंट होती है, जोग्राफिकल एरिया अलग होता है, राइट, रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं। तो कैसे एक ही तरह का अगर मॉडल हम फॉलो करेंगे तो कैसे हम डेवलप्ड बन जाएंगे? ओके, so that's all for today's lecture. Rest part of this chapter we will discuss in the next video lecture. Thank you. Have a nice day.